भी राय ले लें। हमारे सब आप क्या कहते हैं? देखिए इस तरह है, चूँकि मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा आर्म फोर्सेस वाले थे, मेरे वालिद साहब भी ब्रिगेडियर रिटायर हुए, तो मुझे थोड़ा बहुत उनके एक पुराने स्ट्रक्चर का पता था। ये जो वो क्या है, ये जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, इट वाज सपोज टू बी अ रोटेशनल बिटवीन द आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स दरमियान में था। पिछले चंद सालों से ये रोटेट नहीं हो रहा। सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे होना था, लेकिन फॉर लास्ट मैनी ईयर्स ये नहीं हुआ। नहीं, सीनियरिटी की प्रिंसिपल के अलावा इसमें ये भी होती थी कि 2 दफ़ा या इस तरह आर्मी से आते थे, एक दफ़ा एयरफोर्स से होता था और एक दफ़ा नेवी से होता था, और सीनियर मोस्ट ही होता था ज़्यादा ऑब्वियसली, और वो यही चलता था इस लिहाज से। अब वो भी बंद है किसी अरसे से। जब हम आर्म फोर्सेस की बात करते तो आर्म फोर्सेस में तीनों फोर्सेस आ जाती है, बर्री, बहरी और हवाई, तीनों आ जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे, मेरी नज़र में वो भी ठीक नहीं है। तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। ठीक है, आर्मी इज़ द बिगेस्ट फोर्स, क्योंकि वो लैंड पे ऑक्यूपाई करते बिगेस्ट फोर्स है, तो वो अपनी जगह पे, और हर जगह पे बिगेस्ट फोर्स जो होती है वो आर्मी में होती है, जो आपके जो नंबर ऑफ वो हैं। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि एयरफोर्स को आप ये समझे कि एयरफोर्स की कोई वैल्यू नहीं, बल्कि आज के जंग में एक्चुअली सबसे ज़्यादा वैल्यू एयरफोर्स की होती है। दे मेक द डिफरेंस इन एवरीथिंग, तो उनकी अपनी एक वैल्यू है, उनको भी लेकर करना चाहिए। नेवी की अपनी एक वैल्यू है, वो भी करना चाहिए। हमारे मुल्क में थोड़ा सा इसमें अगेन जो ओवर द ईयर्स है, उस लिहाज से मैं समझता हूँ थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। एज अ लॉ मेकर, एज अ जेन्युइन ऑनेस्ट लॉ मेकर, अगर मैं उसमें अपना नाम डालूंगा, मैं उसमें ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ थॉट प्रोसेस, सो आई वुड एटलीस्ट डिस्कस दीज थिंग्स जेन्युइनली एज अ ऑनेस्ट लॉ मेकर। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। साउथ होगी बेहतर होगी सर पहले से। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदलिया मजबूत होगी या कमजोर होगी? अदलिया तबाह हो गई है। तबाह होगी, अदलिया ही नहीं रही। वो मतलब आप ये समझ लें कि दे हैव बिकम सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट। उसकी वजह बताता हूँ। इस तरह है कि 1973 में सबसे पहले ये याद रखें, पूरी दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं ये बहुत कम जगहों पर है, और इसमें मेन 1920 में ये ऑस्ट्रिया में आया था, और उसके बाद फिर 10 साल बाद उन्होंने किया, और ये यूरोप के चंद मुल्कों ने इसको किया। लेकिन उधर भी बहुत बड़ी डिबेट है कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को साइमल्टेनियसली कैसे लेकर करते हैं। अच्छा, उन सब जगहों पे सुप्रीम कोर्ट इज दी मेन कोर्ट, सुप्रीम इज द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ उधर वहां पे जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जस्ट लाइक अ बेंच विच इज हियरिंग ओनली दोस थिंग। उनका कोई और काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रिमेन्स द सुप्रीम। अब मैं आपको सर यहाँ तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसलों के ऊपर मुतासर ही नहीं कर सकती उसको। एग्जैक्टली नहीं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज सुप्रीम। नहीं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट, नॉर्मली ये दो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन उसमें बड़ा प्रॉब्लम है। अब उसके लिए जो लोग हैं, जिन लोगों को आप करते हैं, आप उन मुल्कों में जहां पे इस किस्म की चीजें आप देखें, वहां पे मेरिट पे लोग एग्जामिनेशन सिस्टम के थ्रू आते हैं। उनका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है उनका कैरेक्टर क्या है, फिर तीसरा होता है उन्होंने किस किस्म की जजमेंट्स दी हैं, तब कहीं जाके आप उसको एज अ जज बनाते हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस तरह होता है 1973 में इंडिया में वाला मसला थोड़ा टेढ़ा है। 25 करोड़ लोगों से आपको अगर 15-16 जज करेक्टर वाले नहीं मिलते तो फिर हमें अपनी कौम पे रोना चाहिए। सर मैं आपको बताऊं, वाकई आप सही कह रहे हैं। इंडिया में 1973 में और 1977 में इस तरह होता है कि 2 जजेस थे, उनको सुपरसीड कर दिया, जैसे यहाँ पे रोजाना हो रहा है। उन्होंने सुपरसीड कर दिया अपने से सीनियर्स को। उसमें फिर 1982 में ये था, एसपी गुप्ता के नाम से था, इसका केस बना था, फिर 2-3 हुआ था। फिर ये हुआ था कि उसके बाद उन लोगों ने तकरीबन 1998 में कोलिजियम सिस्टम कर लिया था। मींस जो सीनियर मोस्ट जजेस थे ना, वो मिलके डिसाइड करते थे। अच्छा, फिर ये हुआ था कि 2014 में उन लोगों ने भी यही कमेटी सिस्टम ले आए थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग भी इसी तरह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाएंगे, और उसमें ये गवर्नमेंट के चंद लोग होंगे, ये चीज कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा दिस इज वायलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। हमने जुडिशरी का सत्यानाश कर दिया है।
हमने उनकी इंडिपेंडेंस छोड़ो, उनकी जो जितनी डिपेंडेंसी थी उसके ऊपर कर दिया। बंदे कौन से रखे? अब ये आज जो पूछे थे कौन है, प्रेसिडेंट रखेगा, प्राइम मिनिस्टर रखेगा, वो करके रख लेंगे, ये जो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसके बाद फिर चलता रहेगा। और बना किसको रहे हैं? बना उस शख्स को रहे हैं जनरली जो सुनने में आ रहा है, और ये जल्दी भी थी क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, कि जो एक बेंच में गवर्नमेंट को कहते हैं कि इस बेंच का फैसला मत मानो। कैन यू इमेजिन दैट? मैं एज अ कोर्ट गवर्नमेंट को कहता हूं एज एन एग्जीक्यूटिव कि जुडिशरी का फैसला ना मानो, मींस मैं एक पिलर को कहता हूं कि दूसरे पिलर ऑफ द स्टेट का बात ना मानो। ट्रांसफर की बात कर रहे थे, देखिए ट्रांसफर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब के अंदर अंदर ट्रांसफर होता है। मैं एक सूबे से दूसरे में करता हूं, ये उस सूबे की जो ऑटोनॉमी है उसमें भी चैलेंज है। सर एक चीज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के भी ऊपर तीसरी चीज है, मैं कहता हूं पलवाशा साहब है, अब ये बहुत ब्राइट जज है, ये ऊपर जा रही है और मुझे पता है कि ये चीफ जस्टिस बन रही हैं, लेकिन ये चूंकि मेरिट पर है, इसने सही फैसले करने, और मैं एज अ गवर्नमेंट डर रहा हूं कि यार ये क्या कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, इनको जाके बलूचिस्तान भेज दूंगा। ये जाएंगे बलूचिस्तान? नहीं जाएंगी। क्या होगा? रिटायर हो जाएंगी। हम लोग इस सिस्टम का क्यों सत्यानाश कर रहे हैं? सर लाइफ टाइम इम्यूनिटी जो दी है सदर साहब को, ये डेमोक्रेसी के लिए सर जी डेमोक्रेसी की बात नहीं है, इट इज अगेंस्ट द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। मैं आपको सही हदीस और सही बुखारी और दोनों में है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रयतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। और सबसे बड़ी बात ये, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोट करके देखे, वो कहते थे कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेंगे तो उनके हाथ काटेंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं? आई डोंट नॉट नो कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। वी आर गोइंग डे बाय डे टुवर्ड्स द एबिस। पलवशा एक जवाब आप दीजिएगा, कायरा साहब का वो स्टेटमेंट है कि पार्टी को तो पता ही नहीं था, तो पार्टी के लिए कोई तोहफा आया था? ये पता नहीं ऐसी बात नहीं है, बाकायदा डिस्कस हुई पार्टी मीटिंग में डिस्कस हुआ, पार्टी को नहीं पता था। नहीं देखिए, नहीं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में डिस्कस हुई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में सब थे, कायरा साहब भी थे, जहाँ तक मुझे पता है कि होना चाहिए था, कायरा साहब होंगे, मैं तो नहीं हूँ। तो आपने क्यों प्रूव किया लाइफ टाइम इम्यूनिटी क्यों चाहिए? देखिए बात यह है कि एक तो ये बात ठीक नहीं है कि ये पार्टी से बाला बाला कोई काम है। पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो भी फैसले होते हैं, जो भी हमारे कानून साजी होती है, वो उसके लिए सीसी इसीलिए बुलाई गई थी और वो सब चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई, इंक्लूडिंग द इम्यूनिटी। दूसरी बात यह है, वहाँ क्या लॉजिक दी गई, इस्तिस्ना क्यों माना गया? मैं उसकी मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट हैंड तो मैंने कोई बात नहीं सुनी, लेकिन जमहूरियत की रूह के मुनाफी काम किया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो पहली तो सदर ज़रदारी साहब ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो कैदो बंद में ही काटा है, उनके लिए ये चीज़ बेईमानी है। इस वक्त भी कुछ देखिए, मैं आपको बताऊं, कई लोगों को इम्यूनिटी ना लिखी हो वैसे ही होती है पूरी ज़िंदगी के लिए। क्यों लिखवाई ज़रदारी साहब ने? इसमें जो है क्या हर्ज क्या है? लिखवाई क्यों, ली क्यों? क्या अभी बताएं कौन सी किसकी नज़म है? मलिक वो किसकी नज़म है कि वो क्या है, वो क्या खूब सौदा नक़्द है इस हाथ ले इस हाथ ले। बात सुने, जब तक आप हुकूमत में होते हैं वैसे ही नहीं। मैं आपको प्रेसिडेंट को इन ऑफिस इम्यूनिटी होती है। नहीं मैं बताता हूँ, नहीं तो प्रेसिडेंट के ऊपर केस कौन से लाइफ टाइम इम्यूनिटी क्यों ली? कत्ल किया है, क्या किया है, क्यों ना ले? वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस नहीं है? बिल्कुल रीजन ही बताते हैं, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। कोई इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। नदीम साहब पहले आपने बात की, इन्होंने कहा कि दुनिया में तो ऐसा कहीं नहीं होता जो पाकिस्तान में हो गया। मेरे भाई पहले फ्रांस और जर्मनी की बताएं। फ्रांस में तो सरकोजी को पकड़ के उन्होंने सजा दे दी। एक सेकंड, सरकोजी के पास जाएंगे ना, सरकोजी के पास जाते हैं ऊपर। पहले जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं। जुडिशियल सर्विस कमीशन है जो ट्रांसफर और फ्रांस में सरकोजी को सजा दी। सरकोजी तक पहुंचेंगे ना, अभी सरकोजी से पहले निकल जाए ना सर। तो वो जुडिशियल सर्विस कमीशन डिसाइड करता है, वो टाइम डिफाइंड है कि किसी जगह 3 साल है, जापान में 3 ईयर्स है, साउथ कोरिया में 3 से 5 साल है, बांग्लादेश में 2 से 3 साल है। इंडिया की एग्जाम्पल तो नहीं, इंडिया चले जाइए, इनको वैसे ही बड़े उनसे प्यार है। मुझे बात बताएं, मैं आप इन तमाम मुल्कों की जो बात कर रहा हूँ, ये महज़ब तरीन माशरे हैं। यहाँ आपका जो सिस्टम उनको सिलेक्ट करता है, जजेस को करता है, वो जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जो मस्जिद तो कौन सा सुप्रीम कोर्ट इंडिया का कोर्ट बोला उनके लिए? क्या करता है? आपका हिंदुत्व माइंडसेट जो है, लाखों लोगों को उन्होंने किसी सिटीजन का राइट प्रोटेक्टेड है, राइट? अमेरिकन अदालत ने किसका राइट? नहीं, हमारी अदालत ऐसा नहीं करती कि यहाँ आपकी हमारी अदालत की चीफ जस्टिस खुद चला गया था, चाहे अच्छा था या बुरा था, जब ब्लास्ट हुआ था और वहाँ क्रिश्चियंस पे जुल्म हुआ था।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और हम सब कौम एक आवाज बन जाती हमारे है, यहाँ कहीं भी किसी से कभी नफरत नहीं। ऐसा सिस्टम किया हो। जब मैं उसकी न्यूयॉर्क के सरकोजी मेयर का जवाब नहीं आपने देना, सुनो, टाइम न्यूयॉर्क खत्म के हो मेयर गया। की बात सुन रहा था, सरकोजी तो का नहीं उसने कहा बताना कि आपने। मैं इस चीज की मिसाल सरकोजी का बताएंगे, उसको आप दो वाले केस में सजा हुई थी। सर आज यहाँ आम कोई तरमीम किसी चीफ पाकिस्तान में आप दो वाले केस में करप्शन पे सजा नहीं हुई, वहां पे सरकोजी को होगी। आपके आर्मी चीफ को अगर इम्यूनिटी है, दानियाल इसलिए चौधरी क्योंकि साहब